जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी इस क्लास में हिंदी व्याकरण के अधिगम, हिंदी व्याकरण का उद्देश्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे विषयों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ये समझ लेना जरूरी है कि आखिर में व्याकरण जो एक भारी भरकम शब्द आप सुनते आए हैं, जिसे आप अंग्रेजी में ग्रामर कहते हैं, वो होता क्या है, उसका काम क्या है और किसे हम व्याकरण कहेंगे। अक्सर आपके मन में, या जब आप स्कूल के दिनों में थे तो आपके मन में एक दुविधा रहती है कि व्याकरण का मतलब कोई बहुत उबाऊ किताब होती होगी, नियमों की कोई एक बड़ी किताब होती होगी जिसके तहत आपको चीजों को रटना पड़ता होगा, याद करना पड़ता होगा, तमाम तरह की चीजें आपके मन में रहती होंगी। ठीक है, बात तो सच है, नियमों की किताब है, लेकिन वास्तव में अगर आप व्याकरण को बहुत आसान शब्द में समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो व्याकरण को हम किसी भी भाषा का संविधान कह सकते हैं या किसी भी भाषा की आत्मा कह सकते हैं। हमारा देश है हिंदुस्तान, हमारे देश का एक संविधान है, नियम है, कानून है, उस नियम और कानून के तहत यह देश चलता है। वैसे ही भाषाओं के चलने के भी नियम होते हैं। भाषा कैसे बोली जाएगी, वह भाषा कैसे लिखी जाएगी, वह कैसे पढ़ी जाएगी, उसका जो पूरा संविधान है, नियम है, नियमावली है, इसको आप सम्मिलित रूप से मोटे तौर पे व्याकरण कह सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे दुनिया की अलग अलग जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के लिए अलग अलग नियम हैं, उनकी अलग अलग व्याकरणिक पद्धतियां हैं। उदाहरण के तौर पे चलो आपको एक बात बताता हूं। हिंदी में आप कहते हैं वह जाता है, अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? ही गोज। वह जाती है, एक तरफ गोज है, दोनों में क्रिया में एस और ईएस लगा देना है, ही गोज, शी गोज। दूसरी तरफ वह जाता है, वह जाती है। अंग्रेजी के नियम के हिसाब से ही गोज होगा, शी गोज होगा, और हिंदी के नियम के हिसाब से वह जाता है और वह जाती है होगा। यानी कि वह शास्त्र, व्याकरण वह शास्त्र है या नियमबद्ध प्रणाली है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि मुझे भूख लगा है, थोड़ी बात अटपटी लग रही है। मैं कहूं मुझे बहुत नींद आ रहा है, मुझे बहुत प्यास लगा है, आपको थोड़ी हंसी भी आ रही है, आप हंस भी रहे हैं, आपको बात थोड़ी अटपटी भी लग रही है। क्यों अटपटी लग रही है? क्योंकि हिंदी व्याकरण का जो नियम है वह कहता है कि भूख स्त्रीलिंग है, इसलिए मेरा यह कहना कि मुझे भूख लगा है गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या होगा? भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद लगी है, नींद आ रही है। आई बात समझ में? ये कैसे पता चला आपको? या इसलिए पता चला कि हिंदी का जो व्याकरण है, हिंदी का जो नियम है, उस नियम के तहत यह वाक्य गलत है। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में हम व्याकरण की अवधारणा, महत्व आदि पे बात करेंगे। सबसे पहले इसके शब्द व्युत्पत्ति और अर्थ पे आते हैं। व्याकरण शब्द संस्कृत के वी और आंग उपसर्ग के साथ क्री धातु और ल्युट अन प्रत्यय के योग से निष्पन्न हुआ है। ठीक है, इसकी व्युत्पत्ति है वी आंग क्री में ल्युट यानी कि अन से यह शब्द बना है व्याकरण। और व्याकरण का वास्तविक अर्थ क्या होता है? देखें आप यहां, व्याकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझाना, जिसके बारे में अभी मैंने आपको कहा, अथवा शब्दों के टुकड़े टुकड़े करके उसके वास्तविक और शुद्ध स्वरूप को स्पष्ट करना। व्याकरण वह अनुशासन है जो भाषा को अनियंत्रित होने से रोकता है और उसे व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। अनियंत्रित होने से रोकने का मतलब क्या है? कि आप कुछ भी बोलने लग जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि आपकी भाषा भ्रष्ट है, आपकी भाषा अच्छी नहीं है। तो यह वह अनुशासन है जो भाषा को अनियंत्रित होने से रोकता है। ठीक है, एक बड़ी अच्छी परिभाषा है महर्षि पतंजलि द्वारा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। ध्यान से देखें, इसकी सरल व्याख्या यह है कि वह शास्त्र या साधन जिसके माध्यम से
भाषा के शब्दों का विश्लेषण किया जाता है। अभी व्याकरण का ही विश्लेषण किया गया, क्या उपसर्ग है, कौन सी धातु है, क्या उसमें लगा है। वैसे ही जो भी शब्द बनते हैं उन शब्दों के बनने की प्रक्रिया, शब्दों से पद, पद से वाक्य, कैसे वाक्य बनेंगे, वाक्यों की शुद्धि का आधार क्या होगा, ये सारी चीजें भाषा के शब्दों का विश्लेषण किया जाता है। उसके मूल रूप, रूट और प्रत्यय को अलग अलग करके उनके शुद्ध स्वरूप को सिद्ध किया जाता है, उसे ही व्याकरण कहते हैं। ये एक महर्षि पतंजलि के अनुसार दी गई परिभाषा का रूप है। सामान्य अर्थ में आप यह कह सकते हैं कि वह शास्त्र या वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का हमें पता चलता है, उस भाषा को कैसे शुद्ध रूप में लिखना है, बोलना है, पढ़ना है और समझना है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण क्यों जरूरी है, इसको लेकर एक बहुत मजेदार श्लोक है। संस्कृत साहित्य में व्याकरण और व्याकरण के महत्व को लेकर तो बड़ी सारी बातें हुई। इसमें एक बहुत दिलचस्प श्लोक है। एक श्लोक देखिए, एक पिता अपने पुत्र को संदेश देते हुए कहते हैं, यह श्लोक में बताया जा रहा है कि यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो मा भूत शकलम शकलम सकृत छकृत। पिता अपने पुत्र को संदेश देते हुए क्या कह रहे हैं, इस श्लोक का अर्थ बता रहा हूं आपको। एक पिता अपने पुत्र से कह रहे हैं कि हे पुत्र, यदि तुम बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते, देखो, यद्यपि बहुनादिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम, हे पुत्र, यदि तुम बहुत अधिक शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकते तो भी कम से कम व्याकरण अवश्य पढ़ो। अब क्यों कह रहे हैं वो ये बात? ऐसा इसलिए ताकि बोलते समय अज्ञानतावश उच्चारण में कोई भयानक भूल न हो जाए और अर्थ का अनर्थ न हो जाए। एक शब्द गलत लिखने से, एक बिंदी हटा देने से, एक शब्द है चिंता, ठीक है, अब बिंदी आप हटा देते हैं तो वो शब्द क्या हो जाएगा? वैसे ही ये उदाहरण देके बता रहे हैं इसी श्लोक के अर्थ में कि देखिए, जैसे कि स्वजन है, यहां पे एक शब्द, स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग, लेकिन इसमें दंत स है, लेकिन इसी को अगर श्व बोलते हैं आप तो ये श्वान यानी कि कुत्ता हो जाएगा। यही बात पिता पुत्र से कह रहे हैं कि बोलने में तुम्हारी एक गलती भी अर्थ का अनर्थ कर सकती है। सकल, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, सब कुछ, लेकिन शकल का अर्थ होता है टुकड़ा या खंड। यहां पे देखें ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, सकलम शकलम, सकल को अगर तुम शकल बोलते हो तो पूरा का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। जिस सकल का अर्थ संपूर्ण है उसका अर्थ क्या हो जाएगा? खंड या टुकड़ा। सकृत, इसका अर्थ होता है एक बार, सकृत का अर्थ होता है विष्ठा, मल, गंदगी। तो कह रहे हैं पिता पुत्र को समझाते हुए कि व्याकरण को जानना, समझना और पढ़ना इसलिए जरूरी है कि आप भाषा की मर्यादा सीखते हैं, आप एक अच्छी भाषा बोलना, पढ़ना और लिखना समझते हैं। और ये कहा जाता है कि भाषा जो है हमारे व्यक्तित्व का गहना है, ठीक है। आप कितना सुंदर बोलते हैं, आप कितना सुंदर लिखते हैं, आप कितने सुंदर तरीके से अपनी बात को समझाते हैं, इससे आपका पूरा व्यक्तित्व झलकता है। वसीम बरेलवी साहब ने कहा कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आपको अपनी बात कहने का ढंग है, तरीका है, तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो व्याकरण उसी कहने को, सुनने को, पढ़ने को, बोलने को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। इसलिए व्याकरण कोई उबाऊ चीज नहीं है ना, वह एक भाषा की आत्मा है एक तरह से। अगर भाषा शरीर है तो व्याकरण उसकी आत्मा है, उसके भीतर धड़कती हुई एकदम जीवंत धड़कन है व्याकरण, ठीक है। कुछ विद्वानों की परिभाषा हम ले लें। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने कहा कि व्याकरण भाषा के विवेचन का नाम है। इनके अनुसार व्याकरण भाषा के ऐतिहासिक, सामाजिक और संरचनात्मक विकास का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है, ठीक है। और कामता प्रसाद गुरु ने कहा है कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियम का निरूपण होता है उसे हम व्याकरण कहते हैं, ठीक है। हिंदी व्याकरण के स्तंभ के अनुसार नियमों का निरूपण ही भाषा को स्थिरता और सार्वभौमिकता प्रदान करता है। हालांकि हमारी हिंदी हमारी जो भाषा है यह बहुत लचीली है, ठीक है, और बहुत खूबसूरत भाषा है हमारी। इसलिए भी यह खूबसूरत है और लचीली है और दीर्घजीवी है
कि यह अपने भीतर बाकी सारे भाषाओं को आने की इजाजत देती है। खिड़कियां खुली हुई है, लचकती हुई भाषा है। उर्दू के भी शब्द हैं, फारसी के भी हैं, भोजपुरी के भी हैं, फ्रेंच के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं। इसकी संरचना इतनी सुंदर है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको इसकी संरचना बताऊं। मैं आपसे कहूं कि आप क्या खाकर आए हैं, तो आपने कहा कि आप मुझे कह सकते हैं कि सर मैं आम खा के घर से आया हूं। गर्मी का महीना है भाई, आम तो फलों का राजा इस समय। कितने लोगों को आम पसंद है? वाह यार, मुझे भी बहुत पसंद है। हमारे यहाँ के आम बहुत जूसी होते हैं, बहुत रसीले होते हैं। मैदानी इलाकों के जो आम होते हैं, मतलब बहुत दिलचस्प, मतलब सोच के ही, ख्याल आके ही लगता है कि कितने सुंदर आम है वो। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या खाया है, ठीक है, या आप क्या खा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मैं आम खा रहा हूं, ठीक है, चलेगा। आप में से कोई एक कह सकता है कि मैं मैंगो खा रहा हूं सर, ये भी चलेगा। ये हिंदी भाषा की संरचना में आपने चलते फिरते ढंग से तेजी से ये कह दिया कि मैं मैंगो खा रहा हूं, ठीक है, चलेगा। अगर संस्कृत का कोई शिक्षक संस्कृत के विद्यार्थी से पूछे कि आप क्या खा रहे हो, तो वह उत्तर देगा अहम आम्रम खादामि, मैं आम खा रहा हूं। बात ठीक है। लेकिन अगर वही बच्चा कहे अहम मैंगो खादामि, बात तो अटपटी लगेगी ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो व्याकरणिक संरचना है, उसकी जो लचक है, वो इतनी लचक नहीं है उसमें जिस तरह से जितनी लचक हिंदी में है। तो वो हास्यास्पद आपको लगता है। तो हिंदी इसलिए भी आज पूरी दुनिया की एक बड़ी भाषा बन गई है, या इतनी महान और विस्तृत होती हुई भाषा है, क्योंकि इसमें लचक ज्यादा है, संभावनाशीलता ज्यादा है। और जहां लचक ज्यादा होगी वहां संभावनाशीलता भी होगी और दीर्घ जीविता भी होगी। दीर्घ जीविता मतलब लंबा जीने की आदत। आपने देखा होगा जब बहुत तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन आपने कभी किसी मैदान की घास को उखड़ते हुए नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। क्यों? तूफान आया, घास लचक गई, इधर से हवा का झोंका आया, घास लचक गई, इधर से हवा का झोंका आया, घास लचक गई, क्योंकि वो कोमल है, वो इतनी मुलायम है और उसमें इतनी लचक है कि वो तूफान को अपने ऊपर से जाने दे रही है। तो भाषाओं के साथ भी ऐसा होता है कि जिस भाषा में जितनी अधिक लचक होगी, जो अपनी खिड़कियों को बहुत खोलती है, जो भाषाएं दूसरे भाषाओं को आने की इजाजत देती हैं, वो लंबे समय तक जीवित रहती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि व्याकरण के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। 4 मेन पिलर्स, 4 प्रमुख अंग है व्याकरण के। पहला है वर्ण विचार, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में आप फोनोलॉजी कहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि एक ऐसा शास्त्र है जिसमें वर्ण, शब्द, वाक्य, उनके विन्यास, उनकी संरचना, उन सब पे बातचीत होती है। तो इसमें शुद्ध उच्चारण, वर्गीकरण, संधि के नियमों वगैरह का अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है शब्द विचार, जिसको कि हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसमें शब्दों के विभिन्न भेदों, उनकी उत्पत्ति, प्रकृति प्रत्यय, संबंधों तथा उपसर्ग आदि का निरूपण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है पद विचार। ठीक है, जब शब्द वाक्य में प्रयोग के योग्य बन जाते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। ठीक है, देखेंगे कि शब्द विभक्ति चिन्हों के साथ आते हैं। राम ने रावण को मारा, राम एक शब्द है, राम ने विभक्ति के साथ आया, रावण को। ठीक है, तो शब्द विभक्ति चिन्हों के साथ आते हैं और वहीं से पद बनते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि के रूपांतरों का ज्ञान होता है। और चौथा है वाक्य विचार। ठीक है, इसमें वाक्य निर्माण की पद्धति, वाक्य के अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के अंग है उद्देश्य और विधेय, वाक्य के भेदों तथा विराम चिन्हों के सटीक अनुप्रयोग को समझा जाता है। ये आपके 4 इसके प्रमुख पिलर होते हैं, जिसको कि आप कह सकते हैं कि इन 4 पिलर्स के आधार पर, ठीक है, ये व्याकरण के प्रमुख 4 अंग हैं। इसी पे इसकी पूरी संरचना टिकी होती है। आई बात समझ में? और अंत में आते हैं व्याकरण का महत्व एवं क्या है व्याकरण का महत्व। ठीक है, सबसे पहले भाषा की शुद्धता। व्याकरण के बारे में आपको पता होगा तो आप भाषा की शुद्धता पर ध्यान रखेंगे, लिखने में भी और बोलने में भी। ठीक है, और भाषा को विकृत, ठीक है ना, यानी कि
भाषा को के गलत प्रयोग से आप बचेंगे। ठीक है, प्रभावी संचार, शुद्ध भाषा से ही अकादमिक और व्यवहारिक संचार में विश्वसनीयता स्थापित होती है। जब आपके पास एक अच्छी भाषा होती है तो जब आप बोलते हैं तो उसका प्रभाव भी आप छोड़ते हैं। ठीक है, अहमद फराज की एक बड़ी अच्छी शायरी है कि सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं, सुना है वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अब बातों से फूल कब झड़ेंगे? जब आप अच्छी भाषा बोलेंगे और मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे और प्यारा बोलेंगे। आप अगर कर्कश बोलेंगे या अशुद्ध भाषा बोलेंगे, या हो सकता है आप बहुत मीठा बोलें लेकिन आपकी भाषा बहुत अशुद्ध हो, तो अशुद्ध होते ही लोगों का ध्यान उस पर चला जाएगा कि आप बोल तो मीठा रहे हैं लेकिन आपकी भाषा में आपका जो उच्चारण है वह अशुद्ध है या उसमें की दोष है। तो तार्किक विकास व्याकरण गणित की भांति पूर्णतः तार्किक नियमों पर आधारित है, जिससे बुद्धि का विकास होता है। जब आप व्याकरण के नियमों इत्यादि को पढ़ते, समझते और जानते हैं तो आप सोचते विचारते भी कि अच्छा ये नियम कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है। संधि के नियम हो गए, समास के नियम हो गए, इत्यादि इत्यादि। तो इससे बुद्धि का भी विकास होता है। और एक बात जो ध्यान रखने के लिए है कि भाषा पहले विकसित होती है, पहले भाषा आती है, व्याकरण उसके बाद में आता है, पहले व्याकरण नहीं आता है। जैसे पहले देश फिर संविधान, पहले देश आजाद हुआ, संविधान बना। ठीक है, पहले आप आते हैं दुनिया में, फिर आपका नाम रखा जाता है। तो पहले भाषा आती है, उसके बाद फिर व्याकरण के नियमों का, उसके बाद तदुपरांत नियम विकसित होते हैं, नियम संचालित होते हैं। दुनिया भर की भाषाओं के साथ यही बात होती है। ठीक है, इसलिए यह समझना होगा कि व्याकरण भाषा का अनुगामी है, न कि भाषा व्याकरण का। आई बात समझ में? क्योंकि बिना व्याकरण का ध्यान रखे भी आप काम चलाऊ ढंग से बातचीत कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। आपके पास जो बोलियां हैं, आपके गांव की जो बोलियां हैं, उनका तो कोई व्याकरण नहीं है, नहीं है ना व्याकरण, लेकिन वो बोलियां तो चल रही हैं, वो जीवन तो चल रहा है। तो ये समझना जरूरी है कि व्याकरण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण होते हुए भी वह भाषा का अनुसरण करता है। आई बात समझ में? अगर आपके मन में इसके बाद कोई प्रश्न या शंका है तो आप पूछ सकते हैं। व्याकरण से संबंधित कोई शंका है, कोई सवाल है?